डे हमें काम करना है। हमारे लिए ये नहीं सोचना है कि आज नहीं कल कर लेंगे। ये जो टालने वाला ये जो सोच है ना, ये वो छोड़ना पड़ेगा। नाउ एंड टुडे एंड नाउ, आज और अभी, बस, नहीं तो कभी नहीं। ये नहीं कि आज कोई बात नहीं, अभी तो बहुत दिन है पड़े हैं, सर ने कह दिया 5 साल हैं तुम्हारे, कोई बात नहीं, 4-4 दिन आराम कर लेते हैं। नहीं भाई नहीं, आज ही जाइए, प्रोग्राम बनाइए, रोड मैप तैयार करिए, खुद करिए, किसी से डिस्कस करिए, लेकिन अपना जो है वो पूरा का पूरा उसको करिए। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब आ जाइए, मैं अपनी बात पर आता हूं। करंट अफेयर्स की बात कर। करंट अफेयर्स जो है वो बेसिकली करंट इवेंट्स ही होते हैं। वैसे तो मैं आपको जो है 2023 की जितनी भी घटनाएं हैं दुनिया भर की, उन सब के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन आज नहीं। आज मैं बात कर रहा हूं आपसे एकदम करंट अफेयर के बारे में, जो आज का है। और आज की 2 चीजें मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। नंबर 1, आप सबने सुना होगा, सबको पता होगा, आप लोग, मुझे मालूम नहीं अखबार पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, मुझे ये भी नहीं पता कि आप न्यूज देखते हैं कि नहीं देखते, टेलीविजन है जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या जो भी माध्यम है उससे समाचार आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट घटना जो है वो आज की तारीख में है इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा। सुना है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। अभी 7 अक्टूबर की यही बात है, आज तो 12 है, 5 दिन हुए, कि इजराइल में 10, अब नाम आपने सुना है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, कितना आप लोग जानते हैं, कितनी है। अब ज्योग्राफी वाले भी यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं जिनका इंटरेस्ट है, तो शायद हो सकता है कि मेरे लिए इजी हो जाए समझाना। लेकिन फिर इजराइल जो है मध्य पूर्व एशिया, जिसे वेस्ट एशिया कहते हैं, अब पश्चिम एशिया कहते हैं, वहां स्थित है ये। वहां पर जो है वो एक घटना घटती है, और वहां पर जो है वो हमास एक ग्रुप है जो फिलिस्तीनियों का गुट है, जो फिलिस्तीनियन है, पैलेस्टीनियंस हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कैसे हुआ और क्या हुआ, ये तो बहुत लंबी कहानी है। तो उन लोगों ने वहां पर जो है वो अचानक अटैक किया। वहां पर एक फेस्टिवल चल रहा था, म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, जिसमें इजरायली जो हैं उसमें शामिल थे, कुछ फैमिलीज विद फैमिलीज भी शामिल थे, कुछ वहां पर आसपास लोग भी थे और भी थे। तो उन लोगों ने अचानक जो है वो हमला किया और बहुत ही बर्बर तरीके से ब्रूटली उनकी हत्या की। बहुत लोगों के साथ उन्होंने जितना अमानवीय व्यवहार वो कर सकते थे वो किया। और ये घटना जो है, जैसे ही इसकी खबर लगी तो सबके दिल दहल गए, हजारों लोग मार डाले एक साथ, ये घटना घटी। उसका रिएक्शन ये हुआ कि इजराइल ने फिर उसके खिलाफ एक्शन शुरू किया। और ये जब एक्शन शुरू हुआ, यानी मैं भी आपको बताऊंगा, गाजा पट्टी एक जगह है, गाजा स्ट्रिप कहलाती है, वहां पर ये सारा कुछ हो रहा है इस समय। 4-5 दिन से जो है लगातार वहां पर जो है वो जबरदस्त बम्बार्डमेंट हो रही है। और ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि सर आप मुझे हमें क्या बता रहे हो, ये तो बहुत दूर है, हमसे कोई मतलब ही नहीं है इसका। नहीं भाई, आज दुनिया ऐसी नहीं है। आज दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी घटित होता है, उसका असर सब पर पड़ता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि साहब हमसे कोई मतलब नहीं है, मतलब है और रहेगा। हमें उसका ज्ञान होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि क्यों क्या। और मैं आपको इसी को वाइड स्पेक्ट्रम में समझाऊंगा। केवल ये बता देना कि ये घटना घटी और ऐसा हुआ, इससे काम नहीं चलेगा। क्यों हुआ ऐसा, आखिर उसके पीछे जो है वो हिस्ट्री क्या है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, उसके इकोनॉमिक रेमिफिकेशंस क्या है, उसके पॉलिटिकल जो है वो जो फॉलोआउट्स क्या है, ये सब चीजें हमें करनी पड़ेंगी। तब जाकर हम जो है वो उस चीज को समझ पाएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या और क्यों हो रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ये आज की तारीख में यहां हम जब बैठ के बात करते हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है वो सबसे इस समय ज्वलंत समस्या है, और हम पर असर पड़ रहा है। असर ये पड़ रहा है कि वहां, क्योंकि वो ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है, वहां तेल पैदा होता है और उसको हम भी लाते हैं, क्या नाम है, और देशों की तरह से, तो हमारी सप्लाई पर भी असर पड़ेगा।
और अगर हमारी सप्लाई पर असर पड़ता है तो हमारी इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। जो हमको जो है जो सप्लाई लाइन मिल रही है, जिस तरह से हमारी जो इकोनॉमी चल रही है, जैसे हमारा जो सारा सिस्टम चल रहा है, वो इफेक्ट होगा जरूर। ठीक है ना? तो इस तरह से ये जो एक समस्या है, इससे पहले एक और युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, रशिया और यूक्रेन के बीच में भी लड़ाई चल रही है और लंबी चल रही है। पिछले साल फरवरी में शुरू हुई थी और अब तक खत्म नहीं हुई है। उसका जो है वो जो बैड इफेक्ट्स हैं वो अभी हम लोग झेल ही रहे थे कि हमारे सामने एक और समस्या आ गई। तो ये जो चीज है ये हमें समझनी पड़ेगी, इसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँ। दूसरा जो है जिस इश्यू के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, आजकल कोई ना हर दिन कोई ना कोई जो है वो एक डे के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय संस्था, हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ है और बहुत सी वर्ल्ड बॉडीज हैं जो किसी हर दिन को किसी ना किसी रूप में जो है वो सेलिब्रेट करती हैं, उसको जो है वो उसको जो है उसकी प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है। आज 12 अक्टूबर का दिन है, सबको मालूम है 12 अक्टूबर ही है ना? है, मैं गलत तो नहीं करा? आज 12 अक्टूबर को वर्ल्ड साइट डे मनाया जाता है। साइट का मतलब होता है दृष्टि, आंख जिससे हम देखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हमारे लिए, हमारी बॉडी का पार्ट है। वर्ल्ड साइट डे आज। और वर्ल्ड साइट डे का क्यों इसको रखा गया है कि जिससे हम इस बात को जो है वो इंगित कर सकें, इस बात के महत्व को समझ सकें कि जीवन में साइट का यानी दृष्टि का क्या महत्व है, कैसे हम उसको जो है सुरक्षित रखें अपनी साइट को। आई साइट को जो है क्या हम करते हैं जिसकी वजह से हमारी आई साइट बिगड़ती है, कैसे जो है वो हम उसको आगे जो है वो प्रॉब्लम्स ना आने दें जो अब तक आई हैं। तो वर्ल्ड साइट डे जो है हमें इस प्रॉब्लम की ओर ले जाता है, बताता है। ये दो चीजें। पहले बात करते हैं हम इजराइल और फिलिस्तीन। मेरे सामने नक्शा नहीं है यहां पर, नहीं तो मैं और आपको बेटर बता सकता। दुनिया भर, पूरी दुनिया के अगर नक्शे की अगर आप कल्पना करें तो एक पश्चिम एशिया एक इलाका है जहां पर है बेटा, सही है? नहीं नहीं, मैं कोई बात नहीं, आप रखो अपने पास, मैं ऐसे ही समझा दूंगा। तो जो वर्ल्ड का मैप है अगर आप उसकी उसकी कल्पना अपने दिमाग में करो तो ये पश्चिम एशिया का एक क्षेत्र है। पश्चिम एशिया में आ, ये वो इलाका है जहां पर 3 महाद्वीप मिलते हैं, मैं जिसकी बात कर रहा हूं। एशिया में हम लोग रहते हैं, भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये तो सबको मालूम है। एशिया महाद्वीप, दूसरा एक महाद्वीप है यूरोप, जिसमें इंग्लैंड है, फ्रांस है और दूसरे कंट्रीज हैं, और तीसरा महाद्वीप है अफ्रीका। ठीक है? तो इन तीनों महाद्वीपों का जहां मिलन होता है वो एरिया पश्चिम एशिया कहलाता, वहां पर वेस्ट एशिया, जिसे पहले मध्य पूर्व कहा करते थे, अब उसे पश्चिम एशिया कहने लगे। वहां की ये समस्या है। और समस्या क्या है कि आज से लगभग समझ लीजिए 70-75 साल पहले की बात है। हुआ क्या था, अस्तित्व में दुनिया में जिस तरह से मानव जाति का विकास हुआ, इतिहास जो है उसको अगर हम देखें तो यहाँ जैसे जैसे जो है वो मनुष्य ने जो है वो संस्कृति और सभ्यता जो है उसको सीखा करा, सही सब हुआ, तो उसके साथ धर्म पैदा हुआ, रिलीजन। और धर्म जो है, जो जो बड़े धर्म जो माने जाते हैं, जो पुराने धर्म माने जाते हैं, उसमें हिंदुइज्म भी है, उसमें माने क्या नाम है क्रिश्चियनिटी भी है, और सबसे आखिर में इस्लाम आया। ये मालूम है ना आपको? ठीक है, इतना तो आप जानते हो। और भी हैं चाइनीज, ये जो है ताओइज्म कहलाते हैं, चाइना में जो बुद्धिस्ट हैं बहुत सारे, तो ये धर्म है। अब क्या हुआ, ऐसे ही एक धर्म है यहूदी, नाम सुना है कि नहीं? यहूदी को अंग्रेजी में ज्यू कहते हैं। ये जो यहूदी हैं ये क्रिश्चियन से भी पहले थे। दुनिया में जब ईसा मसीह हुए और ईसा मसीह के बर्थ से ही हम जो है वो डेट्स को मानते हैं,
जैसे हम सन 2023 में अगर हम कह रहे हैं रह रहे हैं, तो ये कौन सी डेट है? जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके बाद 2023, ठीक है, वहां से कैलेंडर शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया उससे पहले नहीं थी, दुनिया तो उससे पहले भी थी और लोग भी थे, क्या नाम है, उसका भी इतिहास है। लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा अभी। मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि जैसे जो क्रिश्चियंस थे, जो 2000 साल पहले लगभग जो क्रिश्चियनिटी इस दुनिया में ईसा मसीह से, यानी जीसस क्राइस्ट के से शुरू होती है, उससे भी पहले एक और धर्म था, वो था जूडाइज्म। यहूदियों का जो धर्म है उसे जूडाइज कहते, 3000 साल पुराना है। हिंदुइज्म तो और भी पुराना है, आगे हिंदुइज्म तो और भी पुराना है। तो जूडास जो थे, इनका जो पवित्र पुस्तक थी, पवित्र ग्रंथ था, उसका नाम था ओल्ड टेस्टामेंट। क्या नाम था? ओल्ड टेस्टामेंट। और इनकी जो भाषा थी, जो बोला करते थे वहां, इनकी भाषा थी हिब्रू। ठीक है। अब ये जो यहूदी थे, इनका जो जन्म स्थान है वो पश्चिम एशिया ही माना जाता। ठीक। अब उसके बाद इतिहास आगे बढ़ता, और इतिहास आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ कि वहां पर जो है जेरूसलम, नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने? वो शहर है जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ही वॉज बॉर्न देयर। और जेरूसलम में ही जो है मदर मैरी उनकी मां थी, और उनका जन्म हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या नाम है, ईसा मसीह ने, यानी जीसस क्राइस्ट ने जो अपने देश दिए जो बातें बताई, शुरू में तो उनका बहुत विरोध हुआ। जब तक वो जीवित रहे तब तक उनके विरोधी रहे हमेशा लोग। और फिर उनकी बातों के को सुन के और उसकी एक रिएक्शन के रूप में उनको सजा दी गई, और उनको ईसा मसीह को जिंदा सूली पर चढ़ा दिया। मालूम है आपको ये बात? मालूम है कि नहीं? और उनको, उनके जो है शरीर में, जिंदा के शरीर में कीले गाड़ दी गई, ऐसे करके उनकी फोटो आती। ठीक है। वो मर गए। तो जेरूसलम शहर ईसा मसीह के जन्म और मृत्यु दोनों से जुड़ा हुआ है। फिर तीसरा एक और बात है, जब इस्लाम आया, मक्का मदीना में पैदा हुआ इस्लाम। मोहम्मद साहब जो थे वो उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। लेकिन इस्लाम का मक्का मदीना के बाद जो सेकंड मोस्ट सेक्रेड रिलीजियस प्लेस है वो भी जेरूसलम ही है। अल अक्सा एक मस्जिद है वहां, आज भी है। वो मस्जिद जो है वो इस्लाम के लिए बहुत पवित्र मानी जाती, वो स्थापित हुई। लेकिन कोई बात नहीं। तो 3 धर्मों का उद्गम स्थल है ये जेरूसलम। ये उसके आसपास की कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूं। अब क्या हुआ कि यहां पर जो ज्यूज रहते थे, यहूदी रहते थे, वो यहाँ के ओरिजिनल बाशिंदे थे, रहने वाले थे। उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई, क्रिश्चियंस के साथ पहले तो इनके झगड़े हुए, और जब इस्लाम आया और इस्लाम फैला, पैदा तो हुए लोग, क्या नाम है, सऊदी अरेबिया में, और वहां से जो है इनका एक्सपेंशन हुआ, एक तरफ तो हिंदुस्तान की तरफ और दूसरी तरफ यूरोप की तरफ। तो ये जब इस्लामिस्ट जो थे, जो इस्लाम को मानने वाले थे, जब ये सारी में ऐसे करके फैले, तो ये फैलते फैलते जो है ये जेरूसलम तक भी गए, और वहां पर धर्म युद्ध हुए। उस जमाने में धर्म युद्ध बड़े मशहूर थे, और उनको कहते थे क्रूसेड्स, उनका नाम था क्रूसेड। वो चला करते थे, और उसमें उसका नतीजा ये हुआ, अल्टीमेटली जो इंपॉर्टेंट बात है, शायद मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा कि क्या एक्चुअली कौन सा युद्ध हुआ और कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, वो डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मैं उसका एक रिजल्ट बता रहा हूं आपको। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि जो यहूदी थे, ये अपने होमलैंड से, जहां ये ओरिजिनल रहने वाले थे, वहां से इनको भगा दिया गया। सारी दुनिया में चले गए, भारत में भी आए यहूदी, अमेरिका में भी पहुंच गए, बाद में यूरोप में भी फैल गए,
लेकिन इनका जहां जहां से इनका उद्गम स्थल था, जहां से ये पैदा हुए थे, वहां से इनको बेदखल कर दिया गया। और वहां पर क्या पनपा धीरे धीरे करके? इस्लाम। जो इस्लाम को मानने वाले थे, वो उस एरिया में, वहां पर जो है वो उनका कब्जा हो गया। और धीरे धीरे करके सैकड़ों हजारों साल तक ये भी चलता रहा। अब क्या हुआ कि 20वीं सदी जब आई, और जब वर्ल्ड वॉर हुए, दो विश्व युद्ध हुए हैं 20वीं सदी में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है। और दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 टू 1945, ठीक। तो ये जो वर्ल्ड वॉर हुए, वर्ल्ड वॉर क्यों कहलाते हैं? इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये वो युद्ध थे जिसमें दुनिया के सभी मुल्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शामिल थे। या तो आप सीधे युद्ध कर रहे थे, और या आपको किसी की तरफ से लड़वाया जा रहा। से फॉर एग्जाम्पल भारत का उदाहरण ले लीजिए। हम उस समय अंग्रेजों के अधीन थे, तो अंग्रेज युद्ध लड़ रहे थे। अंग्रेज तो पार्टी थे, हम क्योंकि गुलाम थे। हम तो, हमारी तो कोई जो है वो क्या नाम है, कोई इंडिपेंडेंट, हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा भी नहीं थी, कोई हमसे पूछता भी नहीं था कि आप लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे, या किधर की तरफ से लड़ोगे। तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को अपनी तरफ से शामिल कर लिया युद्ध में। और दोनों युद्धों में, पहले विश्व युद्ध में भी और दूसरे विश्व युद्ध में भी, भारत के बहुत सारे सैनिक और बहुत सारा सामान इस्तेमाल किया गया, और सैनिक भी लड़े भारत अंग्रेजों की तरफ से उस युद्ध में। अफ्रीका में भी लड़े, यूरोप में भी लड़े, तमाम दुनिया के मुल्कों में जाके हिंदुस्तान के सैनिकों ने वहां पर कंट्रीब्यूट किया। तो इस तरह से ये विश्व युद्ध था। जब ये विश्व युद्ध आए और ये सारी चीजें आई, तो यहूदियों का जो सारी दुनिया में फैले हुए थे। अच्छा, यहूदियों की एक खास बात क्या थी कि ये कौम वो थी जो जहां भी गए, अपने घर से तो बेघर हो गए, वहां पर क्या बन गया? फिलिस्तीन। वहां एक देश बना जिसका नाम था पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन। लेकिन उसमें जो है यहूदी नहीं थे, वो तो भगा दिए गए थे। और वहां पर जो है फिलिस्तीन बन गया, उसमें इस्लाम को मानने वाले रहा करते थे। अब क्या हुआ कि जब ये युद्ध हुए, और वर्ल्ड दुनिया का जो है वो पावर इक्वेशंस जो है वो उन पर असर पड़ा, तो यहूदी जो है उन्होंने एक त्रासदी भी देखी। और त्रासदी क्या थी? यहूदियों के यहूदी जो है दरअसल इंटरनेशनल बनिया कहलाते हैं। जहां गए वहां एंटरप्राइज किया, खूब पैसा कमाया, खूब नाम कमाया। तो इनके पास आर्थिक शक्ति थी, इनके पास वहां पर इनकी इनकी जो है वो समाज में इनकी प्रतिष्ठा भी थी, लेकिन इनके पास अपना होमलैंड नहीं था। देवर इंटरनेशनल रेफ्यूजीज, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो जो है वो विस्थापित थे। ये स्थिति रही 1930 तक लगभग, समझ के मान के चलिए। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय आया, और यहूदियों ने जो है वो त्रासदी को झेला। और इसमें मुझे बताना जरूरी है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर दूसरा क्या नाम है विश्व युद्ध हुआ, तो उस समय जर्मनी में हिटलर हुआ करता था। हिटलर जो है उसमें एक्टर था। और हिटलर ने पूरी दुनिया को जो है एक तरह से पूरे रैंसम पे रखा हुआ था, पूरी दुनिया को हिला के रख रखा था। तो जर्मनी की जो क्या नाम है फौजें थी, उन्हें नाजी फौज कहते थे। और नाजीज्म जो है एक विचारधारा थी जिसे हिटलर मानता था, उसकी एक पार्टी में थी नाजी पार्टी। तो इस खास बात क्या थी कि हिटलर जो है वो उसके अंदर रेशियल सुपीरियोरिटी, यानी एक जातीय प्रमुखता की बात उसके दिमाग में थी। और उसका क्या था? वो सबसे ज्यादा नफरत करता था यहूदियों से। वो अपने आप को आर्य कहता था। वही आर्य जो भारत में हम लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज थे, उन्हीं आर्यों की संतान अपने को हिटलर बताता था। और अपने यहां पर जो क्या नाम है जो ड्रेस पहनता था, उसमें स्वास्तिक का निशान यहां लगाता था। कभी आप उसकी फोटो देख लीजिए, स्वास्तिक आपको दिख जाए। तो हिटलर जो है वो अपने आप को प्योर आर्य कहता था, और साथ में यहूदियों से घृणा करता था। यहूदियों से इतनी घृणा करता था कि वो कहता था कि अगर सड़क पे चलते हुए तुम्हें एक सांप और एक यहूदी दोनों मिल जाएं, तो पहले यहूदी को मारो, सांप को बाद में मारो। सांप से डर कम है, यहूदी से ज्यादा। इतनी घृणा थी उसका। ये कहना था, उसने यहूदियों का जो है कत्लेआम करवाया, हिटलर ने।
यूरोप में इतना जबरदस्त कत्लेआम हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कि 60 लाख यहूदी, 6 मिलियन ज्यूज वर बिहेडेड, उनकी हत्या की गई हिटलर की नाजी फोर्सेस के बाद। 60 लाख यहूदी मारे। और इतना भयानक था मामला, वो हिटलर कहता था यहूदियों को मारने के लिए गोली का इस्तेमाल मत करो, उसके लिए, क्योंकि गोली की कीमत ज्यादा है, यहूदी की जिंदगी सस्ती है, इसलिए यहूदी को मारने के लिए केवल तलवार का इस्तेमाल करो, जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता। जिस समय यहूदियों का कत्लेआम होता था तो ट्रेन में भर भर के लाशों को ऐसे फेंका जाता था, साइबेरिया में फेंकते थे कि जैसे चील कौए खाया करते। यहूदियों ने यह दिन देखे। हॉलैंड में, जो अब नेदरलैंड के नाम से जाना जाता है जो देश, वहां पर ये नाजी फोर्सेस जो हैं यहूदियों को घर में घुस घुस कर जो है उनको खोज खोज के उनको मारती थी, उन फैमिलीज। तो वहां पर क्या हुआ कि जब नाजी फोर्सेस जो हैं वो हॉलैंड में किसी एक घर में पहुंची, तो वहां एक 12 साल की लड़की थी, उसका नाम था एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक जो थी वो छुप गई पीछे को जाके कहीं। तो नाजी जो सैनिक थे उनकी निगाह उस पर नहीं गई, लेकिन उसके परिवार के सारे सदस्यों को नाजियों ने मारा, कत्लेआम किया वहां। और उस लड़की ने, 12 साल की लड़की ने सारा कत्लेआम अपनी आंख से देखा, उसने पूरी उसको घटना को देखा, और उसने एक डायरी में वो सारी बात लिखी। और वो बात लिखने के बाद उस लड़की को भी बाद में मार दिया, वो भी इनकी हत्या चढ़ गई। लेकिन युद्ध के बाद वो डायरी जो है वो मिली, और वो डायरी जो है उसको किताब के रूप में प्रकाशित किया गया है। उसका नाम है किताब, वो हमारे यहाँ लाइब्रेरी में है, मैंने मंगाई थी अपने कॉलेज में लाइब्रेरी में। उस किताब का नाम है डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। उस किताब को पढ़ के देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यहूदियों के साथ क्या किया गया। उस बच्ची ने जो लिखा है, जो वृत्तांत लिखा है, किस तरह से जो है वो नाजी फोर्सेस यहूदियों का कत्लेआम करती थी, कितनी क्रूरता से ये सब होता था, ये उस डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में आपको सब मिल जाए। तो यहूदियों ने ये सब चीजें देखी। अब क्या हुआ कि युद्ध चल रहा था, जर्मनी के हिटलर एक तरफ था, और जो अलाइड फोर्सेस हैं जिसमें ब्रिटेन था, इंग्लैंड था, जिसमें फ्रांस था, जिसमें अमेरिका था, ये देश एक तरफ था। तो यहूदियों से अंग्रेजों ने मदद ली, क्योंकि हिटलर के भी दुश्मन थे यहूदी, और हिटलर के नाम के दुश्मन ही अंग्रेज भी थे। तो यहूदियों से मदद ली गई। जब यहूदियों से मदद ली गई तो इन ज्यूज ने यह कहा अंग्रेजों के सामने, इनसे शर्त रखी। उस समय चर्चिल इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और उन्हीं की ज्यादा चलती थी। ये रखा गया कि अगर इस लड़ाई में मित्र देश जीत जाते हैं, एलाइड फोर्सेस जीत जाती हैं, तो उनको, यहूदियों को उनका होमलैंड दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज जीतते हैं, या इसमें जो है एलाइड फोर्सेस जीतती हैं, देन द ज्यूज विल बी प्रोवाइडेड ए होमलैंड। अब क्योंकि इतना कत्लेआम हो रहा था, ये सब चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो यहूदी एडमेंट थे इस बात के लिए कि उनको उनका होमलैंड दिया जाए, मिले। अब युद्ध में हिटलर हार गए, ये तो इतिहास है, सबको मालूम है। युद्ध में जो है अंग्रेज एलाइड फोर्सेस की जीत हुई, और जब ये जीत हो गई तो यहूदियों ने इस लड़ाई के बाद, जब 1945 में लड़ाई खत्म हो जाती है, तो उन्होंने अंग्रेजों से और ये एलाइड फोर्सेस से कहा कि भाई तुमने तो हमसे समझौता किया था, तुमने तो हमसे जो है वायदा किया था कि अगर तुम युद्ध जीतते हो तो हमारे को होमलैंड दोगे, लाओ हमारे लिए। अब नतीजा ये हुआ कि यहूदियों ने जो है, अंग्रेजों ने और अमेरिका ने फिर उसकी जो है कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने, यहूदियों ने वहां पहुंचकर, पहले तो एक शहर था तेल अबीब, अभी है वो तेल अबीब, वहां से उन्होंने एक देश की घोषणा कर दी, इजराइल। ऐसे इजराइल अस्तित्व में आया। ये यहूदियों के लिए होमलैंड था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका पुराना भी इनका वही था, लेकिन वहां से भगा दिए गए थे, हजारों सालों तक बाहर रहे। अब उसके बाद जब 1945 के बाद ये स्थिति आती है, उसमें इजराइल नाम का देश, यूनिलेटरल डिक्लेरेशन, एक तरफा घोषणा कि इजराइल हैज बीन कम इनटू एग्जिस्टेंस। अब जहां इजराइल बनाया गया, जहां इजराइल की घोषणा हुई, वहां तो फिलिस्तीनी पहले से रहते थे।
वो इस्लाम को मानने वाले थे। नतीजा ये हुआ कि वो फिलिस्तीनी जो थे वहां से भाग गए, शरणार्थी बन गए। वो पड़ोस के देशों में पहुंच गए, कोई इजिप्ट में पहुंच गया, कोई सीरिया में पहुंच गया, कोई लेबनान में पहुंच गया जो पड़ोस में देश हैं, कोई सऊदी अरेबिया में पहुंच गया। ऐसे करके उन देशों में वो पहुंच गए, वहां पर जाकर शरणार्थियों के रूप में वो रहने लगे। और दुनिया भर के जो ज्यूज थे, जो यहूदी थे, वो वहां जहां इजराइल की घोषणा की गई वहां आके उन्होंने बसना शुरू किया। ये 1949 की बात। इस तरह से इजराइल अस्तित्व में आया। अब सवाल ये थी कि भाई ये इजराइल तो बन गया, अमेरिका ने उसे सबसे पहले मान्यता भी दे दी, लेकिन इजराइल एक तरह बन रहा था, लेकिन ये जो फिलिस्तीनी जो शरणार्थी हो गए, इनका क्या, जो वहां से निकाले गए, लाखों की संख्या में जो है शरणार्थी बन गए। ये घटना तभी हो रही थी, लगभग तभी, जबकि भारत का विभाजन हुआ था 1947 में। हमारे यहां भी यही चीज रिपीट हुई थी। हमारे देश में भी हजारों लाखों लोग जो हैं वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए और यहां से पाकिस्तान में ट्रांस माइग्रेशन हुआ। ठीक है, शरणार्थी तो हमारे यहां भी आए, लेकिन हमारे देश में शरणार्थियों के साथ जो हुआ, जो इतिहास है वो अलग है, और यहूदियों का, इनका फिलिस्तीनियों का अलग है। हमारे यहाँ तो जो वहां से आया वो यहाँ की सोसाइटी का पार्ट बन गया और धीरे धीरे उसमें मिल भी गया। आपके शहर में बहुत सारे हैं, आप लोगों से बात करिए, अपने पुराने लोगों से, वो बताएंगे कि हाँ हमारे पुरखे या हम लोग जो हैं वो किस तरह से जो है वो यहाँ आए थे, और फिर वो यहाँ की पार्ट, यहाँ की सोसाइटी का हिस्सा बन गए। आज वो जो है आप लोगों के साथ घुल मिल के रहते हैं। आज वो शरणार्थी नहीं कहलाते, आज उनके ऊपर कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ, दे आर एज गुड एज यू। लेकिन वहां नहीं हुआ ऐसा। फिलिस्तीन में जो लोग वहां से निकले, जो इजराइल बन गया और वो शरणार्थी शिविरों में रहे, वो लोग जो है आज भी शरणार्थी शिविर में ही रह रहे। कितने साल बीत गए, लेकिन वो शरणार्थी के रूप में ही हैं और ऐसे ही पहचाने जाते हैं। अब क्या हुआ कि इजराइल ने, जो इजराइल की घोषणा हुई 1948 में, उसके बाद एक लड़ाई हुई। और लड़ाई में क्या हुआ कि अरब देश जितने थे, जो मुस्लिम देश बने फिलिस्तीनी थे, उनको सपोर्ट कौन कर रहे थे? पड़ोस के अरब देश, अरब मुल्क। ठीक है, और उन्होंने उनको फिलिस्तीनियों के फेवर में एक लड़ाई भी लड़ी इजराइल के साथ। 1948 में लड़ाई लड़ी, लेकिन उसमें वो हार गए। फिर 1967 में लड़ाई हुई, 67 में भी दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट हुआ 1973 में, 1973 में, आज से 50 साल पहले, ठीक वैसे ही जैसे आज हुआ है, तब युद्ध हुआ। तब इन्होंने, अरब देशों ने मिलके, एक वहां पर एक त्योहार होता है यहूदियों का, उसको कहते हैं यौम किपुर। यौम किपुर जैसे होता है जैसे हमारे यहाँ दिवाली होती है हमारे देश में, उसको जो है वो रोशनी का त्योहार कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो उस समय जब वहां के लोग जो है यौम किपुर मना रहे थे, उनके ऊपर अटैक किया अरब देशों, 1973 की बात। और अटैक करने के बाद क्या हुआ कि पहले तो इजराइल जो है वो थोड़ा सा उसको नुकसान हुआ, लेकिन जब उसने काउंटर अटैक किया, 50 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, तो काउंटर अटैक किया, तो उसमें जो है ये सारे, एक अकेला इजराइल और सारे अरब मुल्क चारों तरफ, उनको सबको हटा दिया, सबको पीट दिया, बुरी तरह हार गए। और जब ये बौखला गए अरब देश, जिस उस युद्ध में हारे बुरी तरह से, तभी से इन्होंने ऑयल, जो तेल जिसे पेट्रोलियम कहते हो आप, जो इनके यहाँ अरब देशों में ही निकलता है ज्यादातर दुनिया में, उसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और ऑयल डिप्लोमेसी दुनिया में शुरू हुई। ये 50 साल पहले की घटना है। आप आज जो हुआ है 5 दिन पहले, वही रिपीट हुआ है। अब बस फर्क इतना है, अच्छा असलियत में, और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुए वो क्या हुए कि ये जितने भी यहूदी थे, जब ये आए और आकर वहां पर रहने लगे इजराइल में, तो इन लोगों के साथ एक समस्या थी कि इनकी भाषा कॉमन नहीं थी। कोई अंग्रेजी बोलता था, कोई जर्मन बोलता था, कोई फ्रेंच बोलता था, हिंदुस्तान से गए हिंदी बोलते थे, इनकी कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं। तो कैसे बातचीत करें आपस में? इसके लिए दे डिसाइडेड कि लेट अस रिवाइव अवर ओल्ड लैंग्वेज, हिब्रू।
हम अपनी वो लैंग्वेज रिवाइव करेंगे जो 3000 साल पहले खत्म हो गई थी। हिब्रू तो तब बोली जाती थी, जैसे बने क्या नाम है यहूदियों का देश खत्म हुआ वैसे वो भी खत्म हो गई, उसको इन्होंने रिवाइव किया और उसे अपनी नेशनल लैंग्वेज बनाया। आज इजरायली हिब्रू में ही बात करते हैं, लिटरेचर डेवलप कर लिया उसका, इन्होंने तमाम तरह का ग्रामर बना लिया और बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ हमारी ओल्ड लैंग्वेज है संस्कृत, हम उसे रिवाइव नहीं कर पाए, लेकिन वहां उन्होंने रिवाइव कर लिया और उसे इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ तो संस्कृत जो है वो आम बोलचाल की भाषा तो है ही नहीं, पंडितों की भाषा है बस। और पंडित जब आपके यहाँ अनुष्ठान होते हैं और उसमें संस्कृत में जब श्लोक बोलते हैं तो शायद ना तो आपकी समझ में आते ना ही पंडितों की समझ में आते होंगे क्या बोलते हैं। हमारी स्थिति ये है। तो बहरहाल ये है कि इजराइल में जो है उन्होंने अपना एक नेशनल लैंग्वेज बनाई। इजराइल ने बहुत तरक्की करी, छोटा सा देश है जरा, लेकिन इजराइल ने जिस रिजॉल्व के साथ वहां के यहूदियों ने वहां पर जो है जिस तरीके से काम किया, और 24 देश हैं चारों तरफ उसके जो उसके दुश्मन है। फिलिस्तीनी तो है ही दुश्मन, जिनको निकाल दिया आपने वहां से वो तो आपके दुश्मन है ही, लेकिन 24 और देश हैं जो आपके दुश्मन हैं। लेकिन उनके बीच में अपने को सरवाइव करना, इतने सालों तक ठाठ से रहना, ये इजरायलियों का ही कमाल। ये वो देश है जिसमें 100% मेल पॉपुलेशन, जितने भी नौजवान हैं, दे हैड टू गो टू डू द आर्मी सर्विस, सबको आर्मी में जाना है। और जितनी महिलाएं हैं वो नेशनल काम करती हैं, यहां तक कि बड़ी बड़ी जो हैवी मशीन हैं वो भी औरतें ही चलाती हैं वहां पर। वहां के कारखानों में 100% वीमेन मिलेंगी आप। खेती बाड़ी भी औरतें ही करती हैं 100%, क्योंकि सार टोटल वर्क उनकी जो मेल पॉपुलेशन है वो आर्मी में, टोटल पॉपुलेशन। इस तरह से वो देश चल रहा है और इतना तरक्की कर ली उसने कि हम उनकी जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसके लिए दुनिया के तमाम देश उस पर निर्भर करते हैं, बड़े बड़े मुल्क। ये इजराइल का हाल है। अब क्या हुआ कि इस जो फिलिस्तीन है, जो फिलिस्तीनी थे जो शरणार्थी बन गए, इन लोगों ने आउट ऑफ, जिसे कहते हैं कि एक उनको एक कुंठा जिसे होती है थी उनके, और नतीजा ये हुआ कि उसमें से एक ऐसे नौजवानों का गुट पैदा हुआ जो आतंकवादी बन गए, जिन्होंने हिंसा के जरिए अपने ऑब्जेक्टिव उद्देश्य पूरे करने का प्रयास। सबसे पहले एक संगठन बना जिसका नाम था PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO। और PLO जो संगठन बना, उनकी जो एक्टिविटीज थी वो हिंसा की थी। उसका जो लीडर था उसका नाम था यासर अराफात। बहुत नाम रहा इस दुनिया में यासर अराफात। भारत ने तो दो दो बार उसको जो है शांति पुरस्कार, नेहरू शांति पुरस्कार और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया यासर अराफात। अब तो उसकी डेथ हो चुकी। तो इन लोगों ने, फिलिस्तीनियों ने जो PLO बना उसके माध्यम से बहुत सारी एक्टिविटीज की इस तरह की। अब क्या हुआ कि 1973 में जब युद्ध हुआ 67 और 73 में, तो इजराइल ने जो ओरिजिनली इजराइल बना था उससे अपने से 4 गुना ज्यादा जमीन इनकी 67 और 73 की लड़ाई में जीत ली, जिसमें वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, गोलान हाइट्स, ये जो है जो इलाके थे आसपास के, ये तमाम इलाके जो है इजराइल ने और अपने में मिला लिए। तो जेरूसलम जो शहर है वो इजराइल के पास ओरिजिनली नहीं था, लेकिन बाद में जो कब्जा किया इजराइल ने और युद्धों में, उसमें जेरूसलम इनके पास आ गया। और मजे की बात यह है कि जो कैपिटल उन्होंने अपनी बनाई थी तेल अवीव शुरू में, उस कैपिटल को भी शिफ्ट कर दिया जेरूसलम। आज इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, तेल अवीव नहीं है। और जेरूसलम वो जगह है जो इजराइल के पास ओरिजिनली नहीं थी, जिसे बाद में उन्होंने हासिल किया था। और सारा झगड़ा जेरूसलम को लेकर ही है, क्योंकि जो पैलेस्टीनियंस हैं, जो तमाम इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो कहते हैं कि साहब जेरूसलम जो है उसमें हम लोगों को जो है वो क्या नाम है फ्री एंट्री होनी चाहिए। अब ये फ्री एंट्री इसलिए नहीं देते क्योंकि वहां पर जो है
क्या नाम है, टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं। तो नतीजा यह है कि इसको लेकर झगड़ा है। अब इस पूरे बैकग्राउंड के बीच में ये सारा कुछ हुआ, और इजराइल ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस तरह का एक अपना डिफेंस सिस्टम बनाया जिसको कहते हैं आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो दुनिया का बेस्ट डिफेंस सिस्टम माना जाता है। अगर कोई दुश्मन आपके ऊपर गोला चलाए, एंटी एयरक्राफ्ट गन से अगर गोला चलाए, तो आयरन डोम सिस्टम इस तरह वर्क करता है कि जैसे ही कोई गोला चलाएगा और वो जो है आसमान में जाएगा, तो इनकी तरफ से भी एक गोला चलेगा और वो दोनों आपस में जाके आसमान में फट जाएंगे। यानी आपके टारगेट को वो हिट ही नहीं कर सकता। इस तरह का सिस्टम बनाया और बड़ा फूल प्रूफ सिस्टम है, बड़ा कमाल का सिस्टम। तो इसलिए इजराइल के ऊपर जो है वो अटैक करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अभी 5 दिन पहले जो हुआ, ये अनएक्सेप्शनल बात हुई कि जिस समय यहाँ पर जो है एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था, बच्चे, औरतें, बूढ़े, तमाम लोग उसमें शामिल थे, उनके ऊपर जो है प्रीएम्प्टिव अटैक किया गया। और जब ये सब हुआ तो इजराइल ने, हाँ एक और बात है कि जो गाजा स्ट्रिप है, असलियत में है क्या कि गाजा का जो इलाका है ये इजराइल और इजिप्ट एक कंट्री है, उन दोनों के बीच में है, और ये केवल 8 किलोमीटर चौड़ा और करीब करीब 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर लंबा ऐसे करके एक स्ट्रिप है, एरिया है, जिसमें ये लोग रहते हैं। और करीब 20 लाख वहां पर जो है फिलिस्तीनी वहां पर रहते हैं सब। और वहीं से हमास बना है। ये हमास भी 2008 में इसका जो है, जब पीएलओ खत्म हो गया तो फिर ये हमास शुरू हुआ। और इन लोगों के तरीके भी जो हैं वो वायलेंट हैं। तो इन लोगों ने जो कुछ भी किया, अब जैसे भी हुआ, उसका नतीजा ये है कि इजराइल ने जो है वो उसके ऊपर अब पूर्ण रूपेण युद्ध, फुल फ्लेजेड वॉर छेड़ दिया। अब वो युद्ध चल रहा है इस समय। और इजराइल का कहना यह है कि अब हम गाजा से इनको 100% भगाकर ही दम लेंगे। 20 लाख लोगों को विस्थापित करना कोई आसान काम नहीं है। इतनी आसान नहीं है कि आप उनको जो है भगा देंगे इतनी आसानी से। लेकिन अब ये सब चल रहा है। तो आपको मैंने जो सारा किस्सा बताया है, और इसमें भारत का जो है वो हमारा ऑफिशियल स्टैंड क्या है। हमारा ऑफिशियल स्टैंड ये है कि भाई हमने कहा कि जो हमास ने किया वो एक आतंकवादी कार्रवाई थी और ये गलत है। इसके लिए हम इजराइल के साथ, ये हमारा स्टैंड, ये सरकारी स्टैंड है हमारे प्राइम मिनिस्टर का और हमारी सरकार का, ये स्टैंड। लेकिन हमारे देश में एक वर्ग ऐसा भी है कठमुल्लों का कि जिनको जो है वो दूसरी चीजें दिखाई देती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे यहाँ, एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने साहब ये स्टेटमेंट दिया कि साहब हमास जो है वो तो फ्रीडम फाइटर है। जैसे हमारे देश में एक जमाने में भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जो अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, ये भी अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। इनको भी तो अपना घर चाहिए। तो इसलिए आप जो है वो जब उनकी तारीफ करते हो भगत सिंह की और सुभाष चंद्र बोस की, तो भाई इनकी तारीफ क्यों नहीं करते? इन्हें आतंकवादी क्यों कह रहे हैं? उनका अपना स्टैंड ये है। आज कुछ उसका जवाब ये देते हैं कि भाई सुभाष चंद्र बोस ने जो है किसी की हत्या थोड़ी करी थी कि घर में घुस के जो है वो लोगों को मारा और परिवार खत्म कर दिए हो। उसमें आप उससे कंपैरिजन नहीं करिए। ठीक है, वो वायलेंस को में विश्वास करते थे, लेकिन वायलेंस अगेंस्ट अ पर्सन तो नहीं करते थे, किसी व्यक्ति के खिलाफ थोड़ी वायलेंस करते थे। तो इसलिए आप जो है उन दोनों कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? लेकिन हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग अभी उठ खड़े हुए हैं जो अनऑफिशियली सरकार के उस स्टैंड का विरोध करते हैं, और उनका बस ये है कि साहब, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी अपना एक रेजोल्यूशन पास किया है अभी 2-3 दिन पहले, और रेजोल्यूशन ये पास किया है कि फिलिस्तीन के हम साथ रहे हमेशा, तो हमें जो है फिलिस्तीन का साथ देना, और फिलिस्तीन का मतलब हमास, इसलिए हम उसको सपोर्ट करते। ऐसे भी हिंदुस्तान में लोग हैं। लेकिन ये स्थिति है, और आज अभी ये चल रहा है, युद्ध चल रहा है, हजारों लोग मर चुके हैं दोनों तरफ से। कौन सही है कौन गलत है अभी ये डिसाइड करने का मौका नहीं है। आगे क्या होगा हमें पता नहीं, ऊंट किस करवट बैठेगा। इजराइल ने जो है कसम खा रखी है। अभी मैं आज ही पढ़ रहा था कि वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि सेना को बोला कि आपके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है,
आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो चाहे करो जाके वहां, जो यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू लाइक, हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा। एक वार टाइम कैबिनेट बना दी उन्होंने वहां के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, लेकिन वहां जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके साथ मिलकर एक ऐसी उन्होंने एक जॉइंट कैबिनेट बनाई है जिसमें कि दोनों पक्ष शामिल, पक्ष और विपक्ष दोनों देश दोनों शामिल, ऐसा उन्होंने कर लिया है। कल भी मैं देख रहा था नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर है उसका लड़का भी लड़ने जा रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर बधाई दे रहा है अपने बेटे को कि जाओ लड़ने जाओ सेना में। तो उसमें ये आया था कि साहब हिंदुस्तान में ऐसे कितने नेता हैं जो अपने बच्चे को भेज देंगे लड़ने के लिए दुनिया में बाकी सबके लिए जो चाहे कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चे को सेना में लड़ने के लिए कितने भेज देंगे लेकिन है वो। तो चीज ये है कि जो इजराइल और क्या नाम है आपका हमास का जो प्रॉब्लम है, ये इसे इस रूप में देखिए और आगे क्या होगा इसे फॉलो करिए। अब इससे संबंधित कोई आपकी क्वेरी हो तो वो मुझसे पूछिए, फिर मैं आगे बढ़, जितना मैंने आपको सुनाया है कहा है इसमें कोई चीज आपकी कोई कुछ चीज आपको कोई आपको जो है फर्दर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, मैं समझता हूँ मैंने काफी आपको साथ जो है वो पूरा हिस्टोरिकल और उसका जो है वो इंटरनेशनल रेमिफिकेशन सारे मैंने उसमें किए हैं, शॉर्ट में किए हैं, बहुत लंबा नहीं किया। आप बताइए कुछ और आप जानना चाहते हैं? एनीथिंग वट एवर यू लाइक। देखिए मैं मेरा, हाँ बेटा बता। बेटा यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमें अरब देशों के साथ उसका क्या नुकसान होगा हमारे संबंधों को, या हमारे इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है, हमारे आर्थिक जो हित हैं वो कितने उससे प्रभावित होंगे या नहीं होंगे, हम इस बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं मेरिट्स की, सही क्या है और गलत क्या है। बात केवल ये हो रही है, क्या आप इस बात को जस्टिफाई करोगे कि निहत्थे लोगों को, जो बच्चे हैं महिलाएं हैं, उनको इतने उनके साथ ऐसा बर्बर व्यवहार करोगे, उसे आप जस्टिफाई करते हो? अगर नहीं करते हो तो फिर आपको जो है वो यहां पर जो है उसे आतंकवादी घटना कहना ही ठीक है। और आतंकवाद अगर है तो उसको दबाने के लिए भाई जो एक्शन लिया जा रहा है उसमें वो ठीक। रिटेलिएट देखो ऐसा है, सेल्फ डिफेंस का राइट तो सबको है। पाकिस्तान ने आपके यहाँ उरी में जिस तरीके से जो है वो अटैक किया था पूरा सेना के बेस का, और उसके खिलाफ हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, तो क्या हमें सर्जिकल स्ट्राइक करने का राइट नहीं था? उसमें भी तो पाकिस्तानी मरे, मरे कि नहीं मरे हैं? ठीक है, इसी तरह से बालाकोट पे हमने स्ट्राइक की, पाकिस्तान में जाके घुस के वहां पे मारा उन्हें, तो वहां पर नहीं मरे क्या? आप कहोगे साहब ये क्या कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि आप दोबारा फिर इस तरह की हरकत ना करें। अब पाकिस्तान को दो सबक मिल चुके, एक सर्जिकल स्ट्राइक और एक बालाकोट स्ट्राइक। अब पाकिस्तान आसानी से जो है वो तीसरी बार घुस जाएगा हिंदुस्तान में? नहीं करेगा ना। तो क्या करें, डेटरेंट जो है वही एक तरीका है। जो भाषा जो है वो प्यार की भाषा नहीं समझते, जो सभ्यता की भाषा नहीं समझते, उनके लिए यही भाषा इस्तेमाल करनी पड़ती। सेल्फ डिफेंस में ही तो किया ना आपने। जब इंडिया की आप जो है एक्शन को सही मानते हो तो वो फिर वो जो कर रहे हैं वो भी ठीक है। इस हमास के खिलाफ ही तो है। नहीं ठीक है या गलत है अभी हम ये डिसाइड नहीं कर रहे, लेकिन हम उसके उसके उसकी आलोचना क्यों करें? केवल इसलिए क्योंकि साहब वो जो है क्या नाम है पैलेस्टीनियंस जो हैं वो इस्लामिक हैं, और हम जो हैं वो हम भी यहाँ उस धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए हम उसको सपोर्ट करेंगे? नहीं। देखिए पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है? अगर हम भी जो है वो बेपढ़े लिखे हो जैसी बात करें, हमको समाज में पढ़े लिखे लोग हमें अब भी कम है, और आप कहीं भी मिल चले जाओ, अगर आप में और एक बेपढ़े लिखे में की रिएक्शन एक सी है, तो फिर आपका फायदा क्या पढ़ने लिखने का? कम से कम आपको जो है इतनी तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि सही को सही कह सकें और गलत को गलत।
अगर हम वो नहीं कर सकते और हम धर्म के नाम पर ही बात करते रहेंगे तो भैया आप तरक्की कभी नहीं कर पाओ। हाँ बता बेटा। वो हमास वालों ने, हाँ, जो फिलिस्तीन का हमास ग्रुप। मार नहीं रहे 20 लाख लोगों को, तो कोई मार ही नहीं सकता। हाँ वो अब वो ये कहते, उनका तो कहना है। देखिए कदम तो ना उनका ठीक है ना इनका ठीक है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ डिफेंस में अगर वो कोई कर रहा है तो हम उसे कैसे रोक लेंगे? उसे भी तो अपना अस्तित्व बचाना है। निंदनीय, देखो निंदनीय, देखो एक बात सुनो बेटा, एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक बात सुनो। आप आज किस सभ्य समाज में रहते हो? और जो हरकत हमास के लोगों ने की है, आपने वो वीडियोस देखे हैं किसी ने? देखे हैं? लेट औरतों को बिल्कुल निर्वस्त्र करके और उनके साथ जो हरकत करी है, आप हैरान रह जाओगे। ये कौन सा जो है सभ्य समाज सिखाता है आपको ये सब कर? ये वहशी हैं आप, दरिंदे हैं, क्या हैं आप? ऐसे लोगों को तो सबक मिलना ही चाहिए। और ये ऐसे नहीं मानते। आपको ये थोड़ी है कि आप जो है वो, भाई अभी मैंने कल ही पढ़ रहा था कि तुर्की का राष्ट्रपति हैं एर्दोगन। उनका एक स्टेटमेंट था कि साहब जो जिनके ऊपर आप ये कर सब कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, उनके ह्यूमन राइट्स का क्या? उनके भी तो ह्यूमन राइट्स हैं, मानव अधिकार हैं। तो उसके ऊपर इसराइल का जवाब यह था कि हमारे ह्यूमन राइट्स का क्या? व्हाट अबाउट आवर ह्यूमन राइट्स? तो सवाल ये है कि हम जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को समझे। देखो अभी आप कुछ नहीं कर सकते। आपने क्या किया है? बस ये किया है सबसे पहले कि आपके जो अपने लोग हैं वहां फंस गए, आप उनको निकाल, कुछ तो मर भी गए, कुछ कुछ तो जो है, जो क्या नाम है, अनफॉर्चुनेटली कुछ उसमें मरे भी हैं। अभी बाद में पता चलेगा उनका क्या हुआ। 10 नेपाली जो हैं मरे हैं, उनका तो पता ही है। बहुत से विदेशी और भी मरे हैं उसमें। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हमने एक ऑपरेशन अजय शुरू किया है, अपने जो हमारे नागरिक वहां हैं उनको लाने के लिए। हम अपने लोगों को ला सकते, भाई यही तो कर सकते हैं। जब तक वहां सिचुएशन नॉर्मल ना हो जाए, हम ये तो चाहते हैं कि भाई हमारे लोगों की जिंदगी जो है वो वहां, क्या नाम है, उस पर किसी तरह का आंच ना आवे। ये हम कर रहे हैं, यही हम कर सकते हैं बस। हम कोई इजराइल को हथियार नहीं दे सकते। हम कोई इजराइल को ये नहीं कह सकते कि आप ये करो या ये मत करो। हर कंट्री को अपना अपना जो है करने का राइट है, लेकिन आप इसमें इस तरीके से इंटरफियर ना करो कि किसी आतंकवादी गतिविधि को हाईलाइट करो, ग्लोरीफाई करो। आतंकवाद आतंकवाद होता है और उसकी कोई भाषा, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता। इसलिए इतना तो समझो कम से कम, बस। ये ऐसा हो अब, हाँ अब बिल्कुल ठीक है बेटा। कार्रवाई उन आतंकवादियों के खिलाफ होनी चाहिए, लेकिन वो आतंकवादी तो जो है पनाह इन्हीं के अंडर में ले रहे हैं। वो वहीं इसलिए तो नहीं मिलते क्योंकि जिस बिल्डिंग में 100 पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं, वहां पर जो है 10 आतंकवादी भी रह रहे हैं। आप सपोर्ट क्यों करते हो फिर उन्हें? निकाल के अलग करो। कश्मीर में जो है, आपने तो देखा है यार, आपके देश में कश्मीर में क्या हुआ था? वो दिन याद है जब पंडितों को मार के किसी तरह भगाया गया था वहां से? आप मतलब पूरी की पूरी कौम को खत्म कर रहे हैं वहां से। तब हिंदुस्तान में कोई आवाज नहीं उठी। अपने देश में लोग शरणार्थी हो गए। कितने लोग जो हैं कश्मीरी हिंदुस्तान यहाँ पर जो है आकर शरणार्थी, उनकी जिंदगी, आपके शहर में मैं कईयों को जानता हूं, मेरे स्टूडेंट थे जिनकी फैमिलीज वहां से जो माइग्रेट करके यहाँ आई। इससे ज्यादा और बुरी बुरी स्थिति हो सकती है कि अपने देश में आप शरणार्थी बन जाओ? हुआ नहीं हुआ? गलत था। तो बस। और क्यों वहां वहां आतंकवाद जो है वहां क्यों फलता फूलता था? पाकिस्तान की सपोर्ट तो थी ही थी, लेकिन आप ये देखो ना, यहाँ के लोकल लोगों की सपोर्ट भी तो थी। बच्चे, जरा जरा से बच्चे
जिनकी पढ़ने की उम्र है, जो शायद स्कूल स्कूल गोइंग है, आपकी तरह कॉलेज गोइंग भी नहीं है, पत्थर मार रहे हैं। किस तरह से पत्थरबाजी होती थी कश्मीर में? लड़के लड़कियां पत्थरबाजी करती थी। कितने वीडियोस आपने देखे होंगे। अरे ये नेताओं से पूछो यार, ये जो तुम पत्थरबाजी के लिए लोगों को, बच्चों को उकसाते हो और उनकी जिंदगी खराब कर रहे हो, तुम्हारे कितने बच्चे उसमें शामिल थे? किसी नेता का कोई बच्चा नहीं था शामिल। ये जितने भी लीडर हैं कश्मीर के, जितने भी थे, इन सबके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं भाई, यहाँ है ही नहीं इंडिया में। कितने सेफ हैं वो? फिर किनके बच्चों को उकसा रहे हो तुम? किनके किनकी जिंदगी खराब कर रहे हो तुम? जिन जो पत्थर मार रहे हैं उनको कभी बन पाएंगे जीवन में कुछ? आप बताओ ना, क्या उनका फ्यूचर है? आपने तो इस्तेमाल कर लिया, अब आपका उद्देश्य भी पूरा हो गया। हो सकता है उन्हें कुछ पैसे का लालच भी दे दिया हो, इसलिए पत्थर मार रहे हो। लेकिन उनके फ्यूचर का क्या? उन बच्चों के बारे में कभी सोचा? उनकी तो जिंदगी खराब कर दी तुमने। चीजें जो है वो दो तरफा होती है, एक तरफा नहीं होती कभी भी। तो इसलिए, और फिर गलत काम आपने किया है तो यार अब अंजाम भी भुगतो, फिर क्या दिक्कत है? ये बात ठीक है कि एक साधारण नागरिक नहीं इसमें जाना चाहिए, लेकिन भाई आपकी कनाइवेंस भी तो है वहां, क्या करें? खैर जो भी हो रहा है, मैं किसी चीज का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं तो केवल आतंकवाद का विरोध कर रहा हूं। मैं केवल आपको यही संदेश दे रहा हूं कि आतंकवाद किसी भी रूप में बुरा है, और हम उनको जो है नेशनल हीरो नहीं बना सकते केवल ये कह के कि साहब उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है इसलिए साहब उनको जो है वो आतंकवाद अलाउड है। कहाँ, कौन सी दुनिया की उसमें लिखा है कि इस तरह की हरकतें अलाउड? ये तो आतंकवाद भी नहीं है, ये तो जो है वो बिल्कुल पशुवत व्यवहार है, एक एनिमल बिहेवियर है। पशु भी शायद ऐसा ना करता हो अपने साथियों के साथ जो हम वहां कर रहे हैं। तो एनीवे वट एवर इट इज, मेरा केवल कहना यह है कि चलिए अच्छा है, मेरी इस बातचीत से, यहाँ जो मैंने डिस्कस किया है, इससे अगर आप लोगों में कोई विचार जाग रहे हैं और आप भी अपने बात कह रहे हो, बहुत अच्छी बात, क्योंकि इससे चर्चा होगी। चर्चा होगी तो कुछ ना कुछ निकलेगा। इट इज नॉट दैट कि आई एम करेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही सही हूं, लेकिन चर्चा तो करो। और चर्चा से ही जो है कुछ बात निकलती है। हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है? ये सब हो रहा है, लेकिन हम जो है अनभिज्ञ बने हुए हैं, या तो हमें पता ही नहीं है, और या हम पता होके भी जो है पता नहीं करना चाहते। आप मुझे एक बात बताओ यहां पर, मैं अभी है 5 मिनट का टाइम, ये बताओ आप में से कितने, सच बताना बिल्कुल, अखबार पढ़ते हो डेली? बिल्कुल सच बताना बेटा, है? अच्छा, चलो। अब जिन्होंने हाथ उठाए थे, जिन्होंने नहीं उठाया उनकी तो बाद में बात करेंगे। जो अखबार पढ़ने वाले हैं ये बताएं कौन सा अखबार पढ़ते हैं? बताइए नाम एक आध। हैं? अमर उजाला और दैनिक जागरण। बेटा ये तो अखबार है ही नहीं जिनके तुम नाम ले रहे हो, ये तो चूरन की पुड़िया है, समझे? इनमें तो मिर्च मसाले वाले खबरें आती हैं, लोकल खबरें आती हैं, और उसी पे जिंदा है ये। आपके शहर की खबर छाप देंगे, आपके इलाके की खबर छाप देंगे। पेपर का मतलब होता है कम से कम नेशनल पर्सपेक्टिव का पेपर, जिसका राष्ट्रीय चरित्र हो, एक ऐसा अखबार। दुर्भाग्य से जो हिंदी की पत्रकारिता है आपकी, जो अखबार के हैं, ये इसमें तो है ही नहीं ये सब चीजें। तो उस अखबार को पढ़ने का फायदा क्या है जिससे हमारा कोई लाभ नहीं हो रहा? ठीक है भाई, मैं देखो हमारी सूचना कहां से आ रही है? सूचना वहां से आ रही है जो जहां से हम जो है जिस अखबार को पढ़ रहे हैं। या न्यूज देखते हो आप में से कितने लोग हैं जो नियमित रूप से न्यूज देखते हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है। कौन से चैनल देखते हैं? कौन सी न्यूज? बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारी न्यूज आती हैं। हाँ, है ना? आपको पूरे ऑप्शन है, जहां चाहे घुमा लें, जिसको चाहे कर लें। 20, 25, 30 किस्म की न्यूज आपको मिल जाएंगी। हम्म, सभी चैनल देख लेते हो? हैं? कौन सा बेटा? संसद टीवी? संसद टीवी न्यूज नहीं देता, वो तो उसके तो वो अलग से प्रोग्राम सा, वो अलग है।
पार्लियामेंट संसद टीवी जो है वो तो अलग चीज है। वो तो जिस समय संसद का अधिवेशन हो रहा होता है तब संसद का दिखाते हैं, बाकी वो उनके प्रोग्राम्स आते रहते हैं। एक बात है, हम जो है वो सजग भी हैं, हम अखबार भी पढ़ रहे हैं, न्यूज भी देख रहे हैं, क्या नाम है, नेट से भी जो है वो क्या नाम है मटेरियल को निकाल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारी चॉइस क्या है, क्या हमने सही चॉइस कर रखी है? आप बताओ। मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर अगर आपको पढ़ना है, हिंदी का ही पढ़ना है, तो कम से कम वो पेपर पढ़िए जो दिल्ली से आ रहा है। ये लोकल पेपर्स का कम से कम जो है इसको छोड़ दीजिए। नव भारत टाइम्स है, हिंदी में निकलता है। हिंदुस्तान है, ये भी हिंदी में निकलता है। और बहुत सारे अखबार हैं। अगर और अंग्रेजी में अगर आप पढ़ सकते हैं, नथिंग लाइक इट। बहुत सारे पेपर्स हैं। क्या नाम है आपका, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, माने क्या नाम है आपका जो है वो हिंदू है, ये क्या नाम है चेन्नई का न्यूज़पेपर है। ऐसे ही कैलकाटा का न्यूज़पेपर है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है इंडिया में, वो कैलकाटा का न्यूज़पेपर है, उसका नाम है टेलीग्राफ। पता नहीं कितनों को आपने नाम सुना है कि नहीं सुना उसका, है? तो हमें कम से कम उस लेवल पर जाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो है वो सही विजन बने, सही पर्सपेक्टिव बने, तो हमें नेशनल न्यूज़पेपर पे ही जाना चाहिए। ऐसे ही हमें चॉइस ऑफ द चैनल जो है वो भी हमें बड़ा केयरफुली करना है, क्योंकि बहुत से चैनल ऐसे हैं जो कि पेड चैनल्स, पैसा लेके न्यूज देते हैं, बड़े बड़े धंधे हैं। ये जो पत्रकार है ना हिंदुस्तान के, वो बहुत ऊंची चीज है भाई। पैसा लेके कुछ भी कुछ का कुछ बता सकते हैं, आपके दिमाग को पॉइजन कर सकते हैं। तो हमें एक माने क्या नाम है, ये जो कुलदीप नायर, एक वो हुआ करते थे जर्नलिस्ट, और वो एक अखबार निकलता है दिल्ली से, इंडियन एक्सप्रेस। उसमें वो लेख लिखा करते थे, और उस लेख का जो टाइटल था वो था बिटवीन द लाइंस। बिटवीन द लाइंस। और बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या था उनका, कि जो कुछ अखबार में लिखा होता है, जो दो वो क्या नाम है लाइंस हैं, उसके बीच में जो खाली जगह है जहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, वो क्या है? तो रीड बिटवीन द लाइंस, नॉट द लाइंस बट बिटवीन द लाइंस, जो नहीं लिखा हुआ, जो वो छुपा रहे हैं। तो ऐसा है। खैर एनीवे, तो आज आपका टाइम खत्म हो गया, और ये एक हमने जो है, अगर आपको ये ठीक लगा है, तो मैं तो दरअसल मेरा तो तरीका करंट अफेयर्स कराने का यही है कि मैं जिस चीज को पकड़ता हूँ उसको थोड़ा सा डिटेल में कराता हूँ। अब कल हम जो भी इशू लेंगे उसके ऊपर, मैं कल एक और इशू लेंगे, अब उसके ऊपर जो है क्या नाम है, वर्ल्ड साइड डे के ऊपर तो बात करने का समय बचा नहीं, लेकिन कल हम जो भी इशू लेंगे कोई करंट इशू ही लेंगे, ठीक है ना? और फिर उसके बाद जो है वो फिर जनवरी से शुरू करके जो जो है वो करके चलेंगे। तो आपको अगर ठीक लगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, तो फिर बाय बाय टाटा। हैं? ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए।